नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके राज्य सूचना आयोग। अब ये पढ़ने से पहले अपन सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में भी कुछ जानेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। अब ये शुरू करते समय अपन सबसे पहले विश्व स्तर की बात करें तो सबसे पहले विश्व में स्वीडन देश ने अपने देश के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर लागू किया था। तो विश्व में बात करें सबसे पहले तो विश्व में सर्वप्रथम यह अधिकार स्वीडन ने अपने देश में लागू किया। अब इसके बाद में अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया था आपके अरुणा रॉय ने। तो भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता, भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा रॉय को माना जाता है। अरुणा रॉय। तो भारत में सूचना का अधिकार दिलाने के लिए सबसे पहले आंदोलन चलाया था आपने अरुणा रॉय ने। अरुणा रॉय एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थी। अरुणा रॉय सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी थी। इन्होंने ब्यावर के चांद गेट से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू किया था और इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संघ के सहयोग से ये आंदोलन शुरू किया था। तो अरुणा रॉय ने ये आंदोलन सूचना का अधिकार आंदोलन चांद गेट ब्यावर अजमेर से शुरू किया था। फिर इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संघ के सहयोग से तो इन्होंने राजस्थान के अंदर आंदोलन की शुरुआत चांद गेट ब्यावर से की थी और इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संघ के सहयोग से यह आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन के कारण या सूचना की जागृति लाने के कारण इन्हें एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो अरुणा रॉय को इस आंदोलन के लिए इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था या से भी सम्मानित किया था। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है और इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इनको देने का कारण था कि इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत कार्य किया था, आंदोलन चलाया था और लोगों को जागरूक किया था। तो यहां तक आपको यही ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश ने बनाया? स्वीडन ने बनाया था। 1766 सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले बनाया किसने? स्वीडन ने। फिर भारत की बात करें तो भारत के अंदर सूचना के अधिकार आंदोलन का जनक या प्रणेता किसको माना जाता है? अरुणा रॉय को। और अरुणा राय सेवानिवृत्त आईपीएस
से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू किया था और इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संघ के सहयोग से ये आंदोलन शुरू किया था और इसी कारण इनको एशिया के सबसे बड़ा पुरस्कार या नोबेल माने जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर लागू किया था आपके तमिलनाडु। तथा गोवा राज्य में 1997 में लागू किया गया। कहने का मतलब है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर अपने राज्य में लागू किया, तो उनमें है आपके तमिलनाडु व गोवा, जो 1997 में इन्होंने अपने राज्य में लागू कर दिया। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम अशोक गहलोत सरकार के समय बनाया गया था और सर्वप्रथम 2000 के अंदर बनाया था। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में बना था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में बना था, जिसे हम कहते हैं राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। ये अधिनियम पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया गया था, पारित तो हुआ था आपके 2000 के अंदर, और यह अधिनियम लागू राजस्थान के अंदर लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 2001 के अंदर। 26 जनवरी 2001 के अंदर तो राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया था, लेकिन फिर भी पूरे भारत के अंदर अभी तक सभी राज्यों के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ था। इसलिए भारत सरकार ने संसद के अंदर एक विधेयक पेश करके पूरे भारत के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया था 2005 के अंदर। तो भारत की बात करें तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया तथा इसे भारत के अंदर लागू किया गया था। तो भारत स्तर की बात करें तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 के अंदर पारित हुआ था, आपके 2005 के अंदर। फिर हस्ताक्षर की बात करें तो इस अधिनियम पर हस्ताक्षर आपके तत्कालीन राष्ट्रपति, हस्ताक्षर की बात करें तो तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किए थे और यह अधिनियम भारत के अंदर लागू हुआ था आपके 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन यह अधिनियम वर्तमान में पूरे भारत के अंदर लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विशेष राज्य का दर्जा था धारा 370 के तहत, उसको अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब ये पूरे भारत के अंदर लागू है। लेकिन उस समय की बात करें जब ये भारत के अंदर लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, तो उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर यह अधिनियम लागू नहीं होता था। तो यह अधिनियम पूरे भारत स्तर पर बनाया गया था। चलो अब है आपके सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, यानी इस अधिनियम का आपके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य है आपके प्रशासन में पारदर्शिता,
पारदर्शिता। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा आपके प्रशासन में जन सहभागिता। और तीसरा उद्देश्य हो जाएगा आपके लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण। लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण। अब उद्देश्यों की बात करें तो मेन उद्देश्य तो है इसका प्रशासन में पारदर्शिता, यानी इस अधिनियम के तहत अपन किसी भी सरकारी कार्यालय के बारे में, किसी भी विषय के संबंध में अपन जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन धरातल की बात करें तो सड़क निर्माण का जो कार्य होता है आपके क्षेत्र के अंदर, तो उसके अंदर कितने रुपए खर्च हुए, कितना बजट आया और उनमें से कितना खर्च हुआ है, इसकी जानकारी आप आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग सकते हैं। तो इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन के अंदर जो कर्मचारी नियुक्त है उसको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो जानकारी जब मिलेगी तो आम नागरिक को यह पता चलेगा कि कितना रुपए आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, तो इससे भ्रष्टाचार के अंदर कमी आएगी। तो सबसे मेन उद्देश्य जो इसका है वो है प्रशासन में पारदर्शिता। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और यही प्रश्न आपके पीछे वाली 2018 पुलिस भर्ती में पूछा गया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य आपके हो जाएगा प्रशासन में पारदर्शिता। फिर आगे बात करें कि ये अधिनियम लागू करने से प्रशासन में जन सहभागिता बढ़ी है, यानी जनता का भी प्रशासन के अंदर हस्तक्षेप बढ़ा है, यानी प्रशासन से कुछ भी जानकारी जनता मांग सकती है। तो दूसरा इसका उद्देश्य हो जाएगा प्रशासन में जन सहभागिता। और जब जन सहभागिता होगी तो इससे लोकतंत्र आपके सुदृढ़ होगा। और किसी भी देश के अंदर सबसे मूल भावना यही होती है कि उसके अंदर लोकतंत्र मजबूत हो। तो यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर भी मजबूती आएगी, उसका सुदृढ़ीकरण होगा। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। अब बात करें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कहां कहां से सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कहां तक है, क्षेत्र यानी इस अधिनियम के तहत आप कहां कहां से सूचना मंगवा सकते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो सभी सरकारी या सार्वजनिक संस्थाएं, सभी सरकारी व सार्वजनिक संस्थाएं जिनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है, जिनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी भारत के समस्त सरकारी संस्थान और समस्त सार्वजनिक संस्थाएं, उन सभी कार्यालय से आप सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी या दस्तावेज मंगवा सकते हैं, एक आवेदन पत्र दाखिल करके। ऐसा सिस्टम है आपके इसके तहत। फिर आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत निम्न से सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती। निम्न से सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इसमें अपन बात करें जो सेना के गोपनीय शाखाएं है या जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उससे संबंध में आप इस अधिनियम के तहत सूचनाएं नहीं मांग सकते। तो इनको इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। तो मेन आपको नाम याद रखना है। एक तो आपके याद रखना है सैन्य या रक्षा संबंधी विषयों पर सूचना, सैन्य या रक्षा संबंधी विषयों पर सूचना। फिर आगे बात करें आप तो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी आप सूचना नहीं मांग सकते। फिर हो जाएगा आपके सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इससे भी आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हो जाएगा आपके
CBI हो जाएगा आपके क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर इसके बाद में बात करें रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इनसे आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये भारत की गोपनीय शाखाएं हैं और इससे आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की सूचना हासिल नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य और कहां-कहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और कहां से आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन बातों को याद रखना और सबसे पहले उद्देश्य में आपको ध्यान रखना, मेन उद्देश्य इसका प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अपन बात करें कि सूचना किस प्रकार से मांगी जा सकती है, यानी कोई भी नागरिक भारत का सूचना कैसे प्राप्त करता है, तो उस सूचना की प्रक्रिया को अपन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूचना प्राप्ति हेतु प्रक्रिया। सूचना प्राप्ति हेतु प्रक्रिया यानी किस प्रकार से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकारी विभाग से आप कोई भी सूचनाएं मांगना चाहते हैं तो संबंधित विभाग के अंदर आपको एक आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपको एक आवेदन करना होगा, फिर ये आवेदन उस विभाग के अंदर जाएगा और उस विभाग के अंदर जो सूचना अधिकारी बैठा है, लोक सूचना अधिकारी, उसका दायित्व है कि वो आपको सूचना उपलब्ध करवाए। तो ये सूचना जाएगी आपके प्रथम लोक सूचना अधिकारी के पास में, इसको अपन कहते हैं PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी। अब ये आवेदन इस व्यक्ति को मिलेगा और इसको इस से संबंधित सूचना अगले 30 दिन के अंदर देने के लिए ये व्यक्ति प्रतिबंधित है, यानी इसको संबंधित सूचना को 30 दिन में देना अनिवार्य होता है। यदि ये व्यक्ति आपको सूचना देने से मना कर दे या 30 दिन तक इसने सूचना नहीं दी है या सूचना दी भी है तो गलत तथ्य के साथ दी है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत आप वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी के पास कर सकते हैं, वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी के पास करते हैं। अब इसकी शिकायत आप अगले 60 दिन के अंदर कर सकते हैं, अगले 60 दिन के अंदर, यानी इस 30 दिन के बाद में अगले 60 दिन तक आप इससे ऊपर वाला जो वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी है उसके पास आप शिकायत कर सकते हैं और यह व्यक्ति आपकी शिकायत हेतु कार्य करेगा। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति ने भी आपके लिए शिकायत हेतु कार्य कुछ भी नहीं किया है तो आप इसके खिलाफ भी, अब इस व्यक्ति को इसके बारे में सूचना देने के लिए इसको भी आपको 30 दिन का समय होता है कि 30 दिन में आपकी शिकायत का निवारण करें। अगर ये 30 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निवारण नहीं करता है तो इसकी अपील अगले 30 दिन बाद में, इसकी अपील आप अगले 30 दिन बाद में राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं। तो ये आपके सिस्टम रहेगा, यानी अगर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी भी आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, इसको समय होता 30 दिन का, तो ये 30 दिन तक आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, आपकी शिकायत का निवारण नहीं करता है, तो इस वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ आप अपील राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं या फिर केंद्र की बात है तो केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो ये दोनों क्या है आपके अंतिम, यानी यहां पर आप अंतिम अपील कर सकते हैं, यहां पर अंतिम अपील होगी। आप यदि मान लीजिए विषय राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है तो आप अंतिम अपील कहां कर सकते हैं, राज्य सूचना आयोग में, और अगर संघ सूची का विषय है तो आप अंतिम अपील कहां कर सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सिस्टम पूरा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चलता है। अब मान लीजिए आप केवल राज्य सूचना आयोग पढ़ते हैं तो वहां पर आपको केवल केंद्रीय सूचना आयोग को छोड़कर यही याद रखना है कि राज्य के अंदर अंतिम अपील सूचना के अधिकार के तहत कहां की जा सकती है, तो राज्य सूचना आयोग के तहत ही की जा सकती है। तो
तो इसका ये सिस्टम चलेगा। मान लीजिए अगर आप केंद्र की बात पढ़ रहे हैं, केंद्र से संबंधित कोई कार्यालय है या केंद्रीय सूची का जो विषय है तो उससे संबंधित सूचना है, तो आप अंतिम अपील कहां करेंगे? केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर। तो यहां पर इनके कार्यों का वैसे भी बंटवारा कर रखा है, यानी राज्य सूची के विषयों पर तो अंतिम अपील कहां होगी? राज्य सूचना आयोग में, और केंद्रीय सूची के विषयों पर या संघ सूची के विषयों पर अंतिम अपील कहां होगी? आपके केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टम रहेगा आपके। तो यहां पर अपन कह सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के पास अपील आप कहां कर सकते हैं? किस विषयों पर? संघ सूची, संघ सूची के विषयों पर अपील की जा सकती है, और राज्य सूचना आयोग में आपके राज्य सूची के विषयों पर। अब अगर अपन बात करें समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची के विषयों पर, तो समवर्ती सूची के विषयों पर आप अपील दोनों में कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने के लिए इनको अधिकार संसद ने दे रखा है या संविधान ने दे रखा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही प्रोसेस रहता है, और यही से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है कि इसके तहत कि प्रथम लोक सूचना अधिकारी को कितने दिन के अंदर सूचना देना जरूरी होता है या अनिवार्य होता है, तो वो आपको याद रखना है 30 दिन। फिर इसके खिलाफ आप शिकायत अगले 60 दिन के अंदर अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी के पास आप कर सकते हैं। फिर यह भी आपकी समस्या का निवारण अगले 30 दिन के अंदर नहीं करता है तो आप इसकी अपील कहां कर सकते हैं? राज्य सूचना आयोग में। अब यहां पर आपको यही बात याद रखनी है कि राज्य सूची के विषयों पर अंतिम अपील आप कहां कर सकते हैं? तो वो होगा आपके राज्य सूचना आयोग, और संघ सूची के विषयों पर अंतिम अपील कहां की जा सकती है? तो वो हो जाएगा आपके केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये है आपके सूचना हेतु कार्य प्रणाली, यानी किस प्रकार से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको सूचना मिलेगी। अब यहां पर आपके सिस्टम दे रखा है कि अगर प्रथम लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो इसको 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सूचना देने में जितना विलंब किया है उतने दिन तक इसको जुर्माना लगेगा, प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से। या अधिकतम की बात करें तो अधिकतम इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है 25,000 रुपए। अधिकतम इस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है आपके 25,000 रुपए। यानी अगर इस व्यक्ति ने सूचना नहीं दी है और सूचना नहीं देने का कारण ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता है तो इसकी ऊपर राज्य सूचना आयोग या केंद्र की बात होगी तो केंद्रीय सूचना आयोग 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना इस लोक सूचना अधिकारी पर लगाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए ऐसी व्यवस्था होगी तो हर कर्मचारी अपना कार्य सही तरीके से करेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, इसलिए ये अपना कार्य समय पर ही सामान्यतः कर देता है। मान लीजिए अगर इनके पास में सूचना उपलब्ध नहीं है तो इनको वापस बाकायदा लिखित रूप में देना होगा कि इस विषय के संबंध में इस कार्यालय में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इनको पुनः 30 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि इसी को जिम्मेदार बनाया गया है। तो यह सूचना के अधिकार अधिनियम का फायदा है कि आप किसी भी विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे प्रशासन में भी पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को भी प्रशासन के अंदर जानकारी हासिल करने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपके रहेगी। चलो बढ़ते आगे। चलो बढ़ते हैं सूचना हेतु राशि। सूचना हेतु राशि की बात करें तो आपके बीपीएल के लिए सूचना आपके निःशुल्क रहेगी, यानी कोई भी राशि नहीं देनी होगी सूचना हेतु, कोई भी शुल्क चुकाना नहीं होगा। तो बीपीएल हेतु आपके निःशुल्क है, जबकि एपीएल हेतु आवेदन शुल्क है आपके 10 रुपए। आवेदन शुल्क रहेगा आपके 10 रुपए। तो ये सिस्टम रहता है आपके एपीएल के लिए तो 10 रुपए शुल्क लगेगा आवेदन का, और बीपीएल के लिए निःशुल्क व्यवस्था का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। अब इसकी बात करें आगे तो अपन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जो सूचना
सूचना कार्यालय उपलब्ध करवाएगा, तो सूचना को या तो आपको लिखित रूप में या मौखिक रूप से या ई फॉर्मेट में या फिर दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएंगे, या फिर इन प्रतिलिपियों को आपको सीडी या फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी समायोजित करके दे सकता है। तो सूचना आपको किसी भी रूप में मिल सकती है, लिखित रूप में भी मिल सकती है, मौखिक रूप से भी मिल सकती है, ई फॉर्मेट में भी मिल सकती है, या फिर दस्तावेजों की प्रतिलिपि के रूप में भी आपको सूचना दी जा सकती है, या ज्यादा पेपर है तो सीडी या फ्लॉपी के अंदर भी उसको समाहित करके दिया जा सकता है। तो यह है आपके सूचना किस प्रकार से आपको दी जाएगी। अब बात करें कि किन किन विषयों पर सूचना नहीं दी जा सकती है, किन किन विषयों पर सूचना नहीं दी जा सकती है। तो निम्न विषयों पर सूचना नहीं दी जा सकती है, तो उनकी बात करें तो आप जैसे सुरक्षा संबंधी मामलों की सूचना है तो वो आपके उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, सुरक्षा संबंधी हो जाएगा। फिर आपके बात करें कि अगर संसद या विधानमंडल की कार्रवाई अगर सूचना देने से बाधित होती है तो उसकी भी सूचना आपको नहीं दी जा सकती। फिर बात करें अगर सूचना देने से किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में आ जाए तो ऐसी सूचना भी आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। या इसके अलावा और भी बात करें कि सूचना देने से किसी संस्था की गोपनीयता प्रभावित होती है तो इसकी भी सूचना आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सूचना आपको नहीं मिलती है। सामान्यतः लगभग जो आपकी आवश्यक जानकारी के मुद्दे हैं उनकी जानकारी तो आपको इस अधिनियम के तहत अवश्य ही मिल जाती है। फिर भी थोड़ी बातें ये भी ध्यान रखना कि इनके तहत आपको सूचना नहीं दी जा सकती। एक कॉपीराइट जो अधिकार मिल रखा है उसके तहत भी अगर पहले से ही किसी ने कॉपीराइट वाला पैटर्न ले रखा है तो उसके बारे में भी सूचना आपको नहीं दी जा सकती। तो इन मामलों में आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। अब इसके बाद में बात करें कि जो ये लोक सूचना अधिकारी होता है, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति, तो ये बात आपको नोट रूप में याद रखनी है कि लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति विभागाध्यक्ष के नीचे वरिष्ठतम अधिकारी में से ही की जाएगी। कहने का मतलब है प्रत्येक विभाग के अंदर जो विभागाध्यक्ष बना हुआ है तो उससे जस्ट जो नीचे वरिष्ठतम अधिकारी है उसी व्यक्ति को ही सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो यह भी बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि लोक सूचना अधिकारी किस में से नियुक्त किया जाता है, तो विभागाध्यक्ष के जस्ट नीचे जो वरिष्ठतम अधिकारी है उसी को ही लोक सूचना अधिकारी बनाया जाता है। तो ये सिस्टम आपके लोक सूचना अधिकारी के तहत काम करेगा। और जुर्माना वगैरह वो आपने समझ ही लिया है कि किस प्रकार से आयोग जुर्माना लगाता है। तो ये है आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कब लागू हुआ, कैसे इसकी प्रक्रिया चलती है और किस आधार पर इसकी कार्य प्रणाली चलती है। अब इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग। तो यहां तक ये आपके टॉपिक लगभग सूचना का अधिकार वाला पूर्ण हो जाता है।
इसके बाद में आगे अपन अगले भाग में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।